तो फ्रेंड जैसा कि अभी तक हमने 2 विटामिन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ये हमारा तीसरा विटामिन होगा विटामिन ई। तो चलिए हम लोग इस विटामिन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हाँ, जो लोग नए हो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, जाके उसको ज्वाइन कर लो और कोई भी डाउट वगैरह हो तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हो और बात कर सकते हो वहाँ पे। तो चलो आगे बात करते हैं। तो विटामिन ई जो होता है ना, दैट इज़ द टोकोफेरॉल, एक नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन इन मैनी एनिमल्स, हेंस नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो देखो एक बात जान लो तुम, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ई आल्सो प्लेज अ रोल इन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? और दूसरा क्या है कि ये रिप्रोडक्शन में बहुत ही मैमल्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये एनिमल्स के, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ही बोलते हैं। जैसे हमने विटामिन डी को बोला था एंटी रेचिटिक विटामिन बोलते हैं, उसी तरह से विटामिन ई इज़ द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं हम लोग विटामिन डी को। तो इस तरह से ये विटामिन का दूसरा नाम होता है, ये पता होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ बोलते हैं एंटी एसिडिटी विटामिन कौन है, तो आपको बताना होगा, ठीक है? विटामिन ई की केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये दो ग्रुप्स में मेनली है, टोकोफेरॉल्स और टोकोट्राइएनॉल्स, ठीक है? करीब 8 तुम्हारे क्या होते हैं कि टोकोफेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 8 टोकोफेरॉल्स प्रेजेंट होते, दैट इज नोन एज द विटामिन ई विटामर्स, दैट डिफाइन एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है? अमंग दिस अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है ना, वो बहुत ही मोस्ट एक्टिव होता है, ठीक है? मोस्ट एक्टिव मतलब हमने क्या बोला, टोकोफेरॉल और टोकोट्राइएनॉल्स, ठीक है? तुम्हारा टोको क्या है, टोकोफेरॉल्स, और दूसरा क्या है तुम्हारा टोकोट्राइएनॉल्स, ठीक है? टोकोफेरॉल्स और टोकोट्राइएनॉल्स, इसमें तुम्हारा क्या है, टोटल 8 है। 8 है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल्स, ठीक है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बट उसमें से अल्फा टोकोफेरॉल इज द मोस्ट एक्टिव वन, ठीक है? और टोकोफेरॉल जो होते हैं दे आर द डेरिवेटिव ऑफ 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग विथ आइसोप्रिनाइड साइड चेन। तो देखो टोकोफेरॉल क्या है, दे आर द डेरिवेटिव, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है? ये क्या है, टोकोफेरॉल्स हैं, दे आर द डेरिवेटिव्स। ये किसके डेरिवेटिव है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग, 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग, ठीक है? तो बेसिक यही बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि टोकोफेरॉल्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग के, जिनमें 3 आइसोप्रिनॉइड साइड चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है? 3 आइसोप्रिनॉइड साइड चेन प्रेजेंट होता है। और जो हम कहते हैं कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो वो किस आता है, क्योंकि जो क्रोमेन रिंग है उसमें तुम्हारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वही उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब एटीएस की बात कर लेते हैं। एटीएस इज लाइक एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की बात करें तो विटामिन ई जो होता है वो ऑब्जॉर्व होता है फैट के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल साल्ट नेसेसरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके साथ, फैट के साथ। बाइल साल्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। लिवर में क्या होता है, ये लाइपोप्रोटीन के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, दैट इज योर वीएलडीएल एंड एलडीएल, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट होगा, समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? लिवर में क्या होगा, ये इनकॉर्पोरेट होता है लाइपोप्रोटीन से, वीएलडीएल और एलडीएल से ये इनकॉर्पोरेट होगा और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? विटामिन ई जो होगा वो स्टोर होगा एडिपोज टिश्यूज में, लिवर में और मसल्स में। विटामिन ई स्टोर कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो गया, वीएलडीएल एलडीएल के थ्रू। स्टोर कहाँ हो गया, टिश्यू, लिवर, लिवर मसल्स में। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ टोकोफेरॉल इज 1 मिलीग्राम पर डीएल। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो किसी भी विटामिन का बायोकेमिकल फंक्शन ही हमको पढ़ना होता है। तो चलो आओ बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है विटामिन ई का, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और इसका जो दूसरा चीज क्या होगा कि ये प्रिवेंट कर देता है नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशंस ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड, मतलब तुम्हारा देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, यू मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, उनका ये क्या करता है ना कि नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स। मान लो देखो ये हुआ तुम्हारा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है? फ्री रेडिकल हो गया, उसके बाद सुपर ऑक्साइड, जैसे O2 निगेटिव सुपर ऑक्साइड, इन सब क्या करता है, इसका नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन मतलब क्या, विदाउट एंजाइम, ऑक्सीडेशन करेगा ये इसका,
ये दोनों फ्री रेडिकल और ये ऑक्सीजन तुम्हारा, ये इसका किसका अनसैचुरेटेड फैटी। लेकिन जो ये विटामिन प्रिवेंट कर देगा, ये नहीं होने देगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा फ्री रेडिकल और सुपर ऑक्साइड्स के थ्रू। सुपर ऑक्साइड ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये लाइन आप पढ़ोगे तो आपको पूरा यहाँ से क्लियर होगा। तो ये इसको प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स it prevent the non-enzymatic oxidation of various cell component, that is the unsaturated fatty acid, bimolecular oxygen, free radicals as superoxide and hydrogen peroxide। और ये सेलेनियम जो एलिमेंट होता है ना, वो इस पूरे प्रोसेस में इसका हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन ई का, विटामिन ई लाइपोफिलिक नेचर का कैरेक्टर का होता है, सो ये एसोसिएशन विद लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखो लाइपोफिलिक इज लिपिड लविंग नेचर, फिलिक फॉर लव एंड फोबिक फॉर डियर, मतलब स्केयर। ठीक है, हेट। देखो तो लिपोफिलिक एसोसिएशन विद लाइपोप्रोटीन्स, फैट, डिपोजिशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द पूफा फ्रॉम परऑक्सीडेशन रिएक्शन, पूफा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम परऑक्सीडेशन रिएक्शन। विटामिन ई जो होता है ना, एस्केवेंजर की तरह काम भी करता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज टू बाय फ्री रेडिकल स्पेयर्स पूफा एज स्पून बिलो। ठीक है, तो विटामिन ई एस्केवेंजर्स की तरह भी काम करता है। विटामिन ई का जो बायोकेमिकल फंक्शन है, vitamin E is essential for the membrane structure and integrity of the cell, hence it is regarded as the membrane antioxidant। विटामिन ई एसेंशियल होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी के लिए, किसी भी मतलब सेल के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी के लिए विटामिन ई एसेंशियल होगा, इसलिए इसको हम लोग मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, इट प्रिवेंट्स peroxidation of polyunsaturated fatty acid in various tissue and membrane, it protects RBC from hemolysis by oxidizing agents। विटामिन ई क्या कर रहा है, तुम्हारा मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन होता है उनकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर रखता है, इसलिए इनको मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। दूसरा, ये परऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है ना, पूफा को पूफा का पॉली इट प्रिवेंट्स परऑक्सीडेशन ऑफ पूफा इन वेरियस टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो पूफा होता है ना, पूफा, इनका जो परऑक्सीडेशन होता है, परऑक्सीडेशन में इसको चेंज कर दिया था परऑक्सीडेशन, तो इसको ये नहीं होने देगा, परऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देगा। और ये आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस से आरबीसी को मतलब आरबीसी को ब्रेक करने नहीं देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसके थ्रू ये हेमोलाइट हो जाते हैं आरबीसी, उसको ये प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन हो गया, दे आर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे स्टेरिलिटी प्रिवेंट होता है, और ये मेंटेन्स करते हैं जर्माइनल एपिथेलियम एंड गोनाड्स फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए मेंटेन करते हैं किसको, जर्माइनल एपिथेलियम जो कि हमारे टेस्टिस पे होता है, और गोनाड्स को, जिसे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो सके। ये एंजाइम हीम का सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, कैसे, बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डेल्टा अमीनोलिविनिक एसिड। आपको पता है हीम बनता है डेल्टा अमीनोलिविनिक एसिड, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, एएलए सिंथेस, एएलए डिहाइड्रेटेज, इसी की एंजाइम के प्रेजेंस में हीम का फॉर्मेशन होता है, तो इसके लेवल को बढ़ा देंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन थ्रू ईटीसी, ईटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये। विटामिन ई प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन्स, विटामिन ए और कैरोटीन्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिनिन इन स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल में क्रिएटिनिन का जो प्रॉपर स्टोरेज कराने में हेल्प करेगा। विटामिन इज नीडेड फॉर द ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो विटामिन ई क्या होगा, ये तुम्हारा नीड किसके लिए होता है, ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स के भी सिंथेसिस में विटामिन ई हेल्प करता है। ये बेसिक बेसिक बात है, आपको आराम से नॉर्मली आपको इसको पढ़ लेना है। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स लिवर फ्रॉम बीइंग डैमेज टॉक्सिक कार्बन टेट्रा, CCl4 जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो इन सब के एक्शन से तुमको विटामिन सी बचाएगा। ठीक है, विटामिन सी इन सब के एक्शन से बचाएगा तुमको, लिवर वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा।
It works in association with vitamin A, C, and beta carotene to delay the onset of cataract. It works in association with vitamin A, C, and beta carotene to delay the onset of cataract. की onset ना हो सके तो ये क्या करता है ना, इट वर्क्स इन एसोसिएशन विद विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन टू डिले द ऑनसेट, मतलब इससे कैटरैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये विटामिन ई जो होता है ना, मेनली क्रोनिक डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज में यूज़ करता है। क्लिनिकल ट्रायल में इसके rather disappointing and no more recommended, however clinicians used to particular subject in structural heart attacks disbelieve in vitamin E। नॉर्मली पहले यही कहते थे कि विटामिन ई जो है ना वो क्रोनिक डिजीज़ के प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, बट क्लिनिकल ट्रायल से इसको डिसअपॉइंट किया और ये चीज़ गलत बता दिया। बट कुछ क्लिनिशियन अभी भी यूज़ करते हैं जो मतलब जिन सब्जेक्ट्स पर उम्मीद है कि उनको हार्ट अटैक्स वगैरह आ सकता है तो उनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता ये होता है कि विटामिन ई प्रिवेंट करता है LDL का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसीलिए, और द ऑक्सीडाइज LDL हैव बीन इम्प्लीकेटेड टू प्रमोट हार्ट डिजीज, मतलब LDL जो अगर ऑक्सीडाइज होता है तो हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है, तो इसीलिए उसका यूज़ करते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम जो होता है ना, इसके कुछ रिलेशंस आपस में। द एलिमेंट सेलेनियम इज फाउंड इन द एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज दैट डिस्ट्रॉयज फ्री रेडिकल्स। सेलेनियम इज इन्वॉल्व इन द एक्सीलरी फंक्शन लाइक विटामिन। सेलेनियम देखो एंजाइम जो होता है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है ना, एलिमेंट सेलेनियम होता है और वो क्या करता है, वो तुम्हारा किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय करेगा तो विटामिन ई के तरह ही फंक्शन तो कर रहा है ना, वो भी विटामिन ई भी फ्री रेडिकल से किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहा है, ये भी वही कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम एक्ट सिनर्जिस्टिकली टू सर्टेन सेलेनियम कैन स्पेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई वाइस वर्सा, ठीक है। RDA के बारे में हम बात करते हो तो तुम्हारा ज़्यादा कुछ नहीं, 10 मिलीग्राम से लेके 8 मिलीग्राम, ठीक है। मैन के लिए हो गया 10 और फीमेल के लिए, वुमेन के लिए हो गया 8। ये बेसिक बातें थी। डाइटरी सोर्स सिंपल सी है, वेजिटेबल रिच सोर्स, विटामिन ई, व्हीट जर्म्स ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब पढ़ लेना। इसमें कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात करोगे तो वही सारी बातें जो बायोकेमिकल फंक्शन, उसकी उल्टा करो। सिम्टम विटामिन सी वेरी फ्रॉम वन एनिमल स्पीसीज, हर में वेरी करता है, एक से अलग स्पीसीज में वेरी कर जाएगा। मैनी एनिमल्स में डिफिशिएंसी से स्टेरिलिटी देखने को मिलता है, मसल्स में डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देखने क्यों देखो स्टेरिलिटी क्यों देखने को मिला, क्योंकि ये जर्माइनल एपिथेलियम को मेंटेन कर रहा था, तो अगर वो मेंटेन नहीं करता स्टेरिलिटी होगा। दूसरा तुम्हारा क्या था कि तुम्हारा अच्छे से क्रेटिनिन का स्टोरेज कर रहा था स्केलेटल मसल में, अगर वो नहीं होगा तो डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। मेगालोब्लास्टिक क्यों बोला, क्योंकि RBC की हिमोलाइसिस को प्रिवेंट कर रहा था, तो वो नहीं होगा तो मेगालोब्लास्टिक। चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंज आ जाएगा। सेवियर सिम्टम्स इन विटामिन ई डिफिशिएंसी आर नॉट सीन इन ह्यूमन एक्सेप्ट इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट एंड माइनर न्यूरो। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि बहुत सारे सिम्टम होते हैं विटामिन ई के, वो दिखते नहीं ह्यूमन में जब तक RBC की यूरोसाइटिस आरबीसी की जब तक फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक नहीं दिखते हैं। और माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन, अमॉन्ग द फैट्स ऑफ विटामिन ए डी के विटामिन इज द लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो विटामिन ई यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग विटामिन के लेंगे और बहुत जल्द हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का वीडियो आने वाला है, और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन जो कि डिमांडेबल टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और टेलीग्राम जिसने अभी तक टेलीग्राम पे जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम का लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करो और फिर वहाँ पे आके बात करते हैं।